महाराज, आज हमें बहुत ही ज़्यादा दुख के संग कहना पड़ रहा है कि हमारे विवाह के वक़्त हैं, अभी तक हमें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ है। महाराज, कुछ तो आप कहिए और गुरुजी से जाकर पूछ कर आइए कि हमें कब पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। अरे महारानी, आप चिंता क्यों करती हैं? गुरुदेव हमें सभी सिद्धियां दे चुके हैं, तो क्या यह नहीं देंगे? अवश्य ही देंगे। इसलिए कभी चिंता मत करना कि तुम्हें कोई संतान नहीं है। देर ही सही, लेकिन गुरुजी पे विश्वास रखो। गुरुजी ने तुम्हें आशीर्वाद दिया है, तब तो फलित होगा ही। अरे महाराज, खुद ही सोचिए, मैं भी एक माँ बनना चाहती हूँ, इसलिए गुरुजी से जाकर कहिए कि इस राज्य का उत्तराधिकारी नहीं होगा तो इस राज्य को कोई ना कोई हड़प लेगा आकर, और इस राज्य को हड़प लेगा तो फिर मैं कहाँ जाऊंगी। अरे महारानी, चिंता ना कीजिए। मैं सारा का सारा कार्य गुरुजी पर ही सौंप दिया है, इसलिए गुरुजी ही कार्य करेंगे। राजा नलदेव बहुत ही ज़्यादा प्रतापी राजा थे। इनकी महारानी बहुत ही ज़्यादा चिंता में डूबी रहती थी। पिछले 12 वर्षों में इनकी एक भी संतान न होने के कारण यह बहुत ही ज़्यादा दुखित रहते थे। एक समय यह अपने राज्य दरबार में जाते हैं और सेनापति को कहते हैं, सेनापति जी, संतान तो आपके भी नहीं है, फिर आप इतने मुस्कुराते हुए क्यों रहते हैं? जरा आप मुझे यह बात बताएंगे, क्योंकि मेरी महारानी तो बार बार एक ही बात कहती हैं कि उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाए, फिर आप तो निसंतान होते हुए भी मुस्कुराते रहते हैं। अरे, आप मेरी मुस्कुराहट का प्रश्न का उत्तर सुनेंगे तो आप भी बहुत ही ज़्यादा हंसेंगे। बताओ बताओ बताओ, मैं नहीं हंसूंगा। अरे महाराज, यह सोचिए, संतान प्रभु की कृपा से मिलती है। अगर होनी होगी तो प्रभु कृपा मिल ही जाएगी, और ना है तो क्यों मुंह लटका कर हम पूरे दिन रहें। और जब भाग्य में लिखा है तब तो मिलेगा ही, और जो भाग्य में लिखा होता है उसे कोई भी नहीं टाल सकता है। तभी तो कहते हैं कि जो भी भाग्य में है उसे आपको मिलकर ही रहेगा। अरे, यह बात तो ठीक है तुम्हारी। वैसे इतनी प्रसन्नता के कारण बस तुम इतनी खुश रहते हो? अरे नहीं, मैं संतोष रखता हूँ कि जो मैं करूँगा वह मुझे मिलेगा। अगर मैं बुरा करूँगा तो बुरा, और अच्छा करूँगा तो अच्छा, और मैं कुछ संतान के लिए परेशान रहूँ, यह मुझे शोभा नहीं देता है। प्रभु कृपा से संतान सुख प्राप्त होगा तो हो जाएगा, नहीं हुआ तो नहीं होगा। मंत्री की यह बात सुनकर राजा ने कहा, क्यों ना, तुम्हारी भी संतान नहीं है, मेरी भी संतान नहीं है, तो ऐसा कर लेते हैं कि गुरुजी से आशीर्वाद लेने के लिए कल प्रातःकाल होते ही हम चलेंगे। हाँ महाराज, वैसे भी आप तो राजा हैं, मैं मंत्री हूँ। जो आप कहेंगे, मुझे तो आपका आदेश मानना ही पड़ेगा। तो कल ही सही, कल आप और मैं दोनों साथ ही चलेंगे। वैसे भी हम तो गुरुजी के आश्रम में एक साथ ही पढ़े हैं और पढ़े हुए हैं, इसलिए वहाँ जाकर गुरुजी से भी कुछ हालचाल पूछ लेंगे। हाँ, ऐसा कहते हुए मंत्री और राजा अपने अपने कक्ष की ओर बढ़ जाते हैं। और प्रातःकाल होते ही दोनों लोग तैयार होकर गुरुजी के आश्रम की ओर जाने लगते हैं। तब मार्ग में चलते हुए राजा सेनापति से कहते हैं, सेनापति जी, वैसे अगर गुरुजी ने आशीर्वाद दिया ना कि ये हमारे दोनों पुत्र हुए, तो सच कहता हूँ, एक ही गुरुकुल में पढ़ाकर मैं उसे भी तुम्हारे पुत्र होते हो भी मैं अपने पुत्र के समान ही तुम्हारे पुत्र को रखूंगा। महाराज, यह तो मेरा सौभाग्य होगा। एक सेनापति का पुत्र एक राजघराने में पालन और पोषण हो रहा है, यह तो बहुत ही अच्छा होगा। ऐसी बातें करते हुए दोनों लोग
गुरुजी के आश्रम में जाते हैं और गुरुजी को प्रणाम कर कर कहते हैं, गुरुदेव, वैसे आपसे मैं क्या छिपाऊं, क्योंकि शिष्य को कुछ छिपाने की आवश्यकता ही नहीं होती है, गुरु तो स्वयं ही जान जाता है। हाँ बताओ, क्या कहना चाहते हो? मैं तुम्हारी सारी की सारी भली बातें जानता हूँ। तुम्हें संतान प्राप्ति नहीं हुई है इसीलिए परेशान हो, और उत्तराधिकारी तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ है इसीलिए परेशान रहते हो। हाँ, एकदम ठीक कहते हैं, क्योंकि उत्तराधिकारी नहीं मिलेगा तो क्या करूँगा? उत्तराधिकारी तुम्हें अवश्य मिलेगा, और मैं तुम्हें इस ऐसा आशीर्वाद देना चाहूंगा कि कुछ ज्यादा दिन नहीं लगेंगे, अगले ही वर्ष तुम्हें पुत्र प्राप्ति होगी। और सेनापति, मैं तुमसे कहना चाहूंगा, तुम्हारा पुत्र तो बहुत ही ज्यादा योग्य होगा, क्योंकि वह दूसरों का भला हमेशा करा करेगा, और जो दूसरों का भला करता है उसका तो भला पहले से ही हो जाता है। हाँ, आप एकदम ठीक कहते हैं। मंत्री और राजा को आशीर्वाद देकर गुरुजी ने संतोष के संग भेज दिया। महारानी, जैसा आप चिंता कर रही थी, अब चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगले ही वर्ष हमें भी संतान प्राप्ति होगी, हमारे भी राज्य में उत्तराधिकारी आ जाएगा। आप सही कहते हैं महाराज। हाँ, मैं सही कहता हूँ। ऐसा कहते हुए पूरा 1 वर्ष बीतता है। 1 वर्ष के पश्चात महारानी ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया। सुंदर पुत्र को देखकर राजा बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होकर राज्य में राज करने लगे। एक दिन राजा सेनापति से पूछा, सेनापति जी, वैसे आपका पुत्र हुआ या नहीं हुआ? महाराज, वह तो 1 महीने का होने जा रहा है। आपको तो अपने पुत्र की खुशी के कारण मैंने आपको बताया ही नहीं कि मुझे पुत्र हुआ है। महाराज, अब जैसा आपने बताया था कि मेरा पुत्र भी राज परिवार में ही पाला पोसेगा। हाँ, मैं अपने वचन का पक्का हूँ। ऐसा कहते हुए राजा ने गुरुजी के आश्रम में दोनों पुत्रों को भेज दिया। गुरुजी प्रतिदिन उन्हें शिक्षा देते थे और वह दोनों भी शिक्षा लिया करते थे। गुरुजी ने जब देखा कि यह तो बहुत ही ज़्यादा कुशल हैं, जिसके कारण उन्होंने उन्हें एक विद्या दी, जिस विद्या के द्वारा वह सभी का लोक कल्याण कर सकते थे। वैसे बालकों, मैं तुम्हें विद्या देना चाहता हूँ। सुनो, कोई भी दुखी व्यक्ति हो उसे तुम हमेशा संभालना, और यही मेरी मायावी शक्ति समझ लो, या अपने व्यक्तित्व में तुम्हें सुधारने के लिए जो भी मौका मिले वह कर लेना। दोनों लोग राजमहल में आ जाते हैं। शिक्षा पूर्ण होने के पश्चात राजा ने अपने पुत्र से कहा, पुत्र, अब तो तुम युवा अवस्था को आ गए हो, और युवा अवस्था आते आते अब मैं चाहता हूँ कि तुम्हें भी मैं अपना राज्य दे दूँ, और मैं खुद गुरुजी के आश्रम में जाकर गुरुजी की सेवा करने लगूँ। हाँ पिताजी, आप ऐसा ही कीजिए। कुछ दिन के पश्चात सेनापति का लड़का, जिसका नाम नहुष होता है, नहुष और राजा के लड़के भानुकुमार और नहुष दोनों मित्र होने के कारण एक बार राज्य से बाहर निकल जाते हैं। राज्य से बाहर निकलकर जब नहुष ने एक बार राजा के लड़के से कहा, वैसे आपको प्यास तो नहीं लग रही है? हाँ, प्यास नहीं लग रही है, लेकिन तुम मेरे जलाशय से थोड़ा जल ला कर दे दो। ऐसा कहते हुए जैसे ही नहुष जलाशय में जल लेने के लिए जाता है, इधर से भानुकुमार थोड़ा आगे बढ़ जाता है। थोड़ा आगे बढ़ने पर उसे नदी के किनारे एक सुंदर सी युवती देखती है। उस युवती को देखकर राजकुमार ने सोच लिया, विवाह हो तो मेरा इससे ही हो, अन्यथा विवाह ही ना हो। जब जल लेकर नहुष आता है और नहुष के जल लेने के पश्चात वह कहता है,
अरे, इस सुंदर युवती को देख रहे हो? यह सुंदर युवती बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगी मुझे और मैं चाहता हूँ इससे ही मेरा विवाह हो। ऐसा कहते हुए जैसे ही उस युवती के पास गए तब युवती ने भी राजकुमार को देखकर मोहित हो गई और मोहित होने के पश्चात कहने लगी, राजकुमार जी, आप बहुत ही ज़्यादा सुंदर हैं और आपकी सुंदरता के कारण मैं आपकी इस मंत्र मुग्ध हो गई हूँ। मैं भी मंत्रमुग्ध हो गया हूँ। और दोनों ने अपनी-अपनी बातें की और दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लग गए। ऐसा प्रेम दिनों दिन बढ़ता चला गया। दिनों दिन जब प्रेम बढ़ता गया, एक समय की बात है, महल में राजकुमार की उत्तराधिकारी पद सौंपने की चर्चा होने लगी। सेनापति जी, जैसा कि मैंने अपने पुत्र के लिए जो सोचा है वैसा ही किया जाए और जिस प्रकार से किया जाए, जिस प्रकार से राजमहल में राजाभिषेक होता है वैसे सारे प्रबंध किए जाए। हाँ, लेकिन महाराज आपके इस राज्य में एक प्रथा है कि जो भी राज सिंहासन संभालता है उसके लिए विवाहित होना अनिवार्य है, इसलिए आप अपने पुत्र का विवाह करें तभी तो राज्यपद दे सकते हैं। ऐसा कहते हुए जब राजकुमार को बुलाया जाता है तब राजकुमार कहता है, पिताजी आपको ये चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने इसे पहले से ही एक राजकुमारी देख रखी है, वह एक सेठ की लड़की है और मैं उसी से विवाह करना चाहता हूँ। तो ऐसा ही सही, मैं उससे तुम्हारा विवाह करा देता हूँ। जब इधर से राजकुमारी के घर में यह चर्चा होने लगती है कि उसका विवाह तय हो चुका है, तब राजकुमारी अपने पिता से आकर कहती है, पिताजी, मेरा विवाह आपने किसके संग तय किया है? अरे तुम्हें क्या लेना देना, तुम्हें तो तुम्हारा विवाह हो जाएगा, तुम सुख चैन के संग रहना और ऐसा ही मैंने सोचा है। अरे पिताजी, मैं आपसे क्या कहूँ, मुझे क्षमा करना लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगी, मुझे किसी से प्रेम हो गया है। क्या प्रेम हो गया है? और मैंने जिसको अपनी जबान दे रखी है उसका क्या होगा? वैसे बताओ किससे तुम्हें प्रेम हो गया है? अरे इस राज्य के जो राजकुमार हैं, जो भावी होने वाले युवराज हैं, उन्हीं के संग मैं प्रेम कर बैठी हूँ। अरे तुमने तो राज परिवार में प्रेम कर बैठा, तुम्हें पता है यह लोग कितने नीच होते हैं। कभी कभी तो यह अपने धन वैभव के कारण कितनी कितनी रानियां रख लेते हैं और तुमने तो ऐसा कार्य किया, इसका क्या जवाब दे सकता हूँ मैं, बताओ। अरे पिताजी, अब क्या कर सकते हैं, प्रेम हुआ, भूल हुई या कुछ भी हुई, मैं तो विवाह उसी से करना चाहूँगी। वैसे पिताजी आप यह बताइए कि आपने मेरा विवाह किसके संग किया है? अरे इस राज्य की जो सेनापति हैं उनके पुत्र नहुष से तो तुम्हारा विवाह मैंने तय किया है। तो पिताजी आप चिंता ना कीजिए, एक पल में इस रिश्ते को तोड़कर मैं राजकुमार से विवाह के लिए अपनी बात कहूँगी। तब दोनों लोग जब आपस में रात्रि के समय मिला करते थे उसी समय राजकुमारी आई और कहने लगी, भानुकुमार जी, जैसा आपको पता है कि आपका विवाह बगैर आपका राज्य तिलक नहीं होगा, इसी के कारण मेरे पिता ने मेरा विवाह किसी और से तय कर दिया है और जानकर आप बहुत ही ज़्यादा चौंकेंगे। कोई विवाह किसी और से नहीं, आपके मित्र नहुष से ही तय किया है, इसलिए आप सेनापति से जाकर इस विवाह की मना कर आप मेरे विवाह की बात करें। अरे तुम जरा सी भी चिंता मत करो, मैं तुम्हारा होने वाला पति हूँ तो होकर ही रहूंगा और याद रखना यह विवाह तो होकर ही रहेगा। ऐसा कहकर राजकुमारी चिंता के संग अपने घर चली जाती है।
इधर से नहुष सेनापति के पास आता है। सेनापति जी, जैसा कि आपने नहुष का विवाह एक राजकुमारी से विवाह तय किया है, उससे विवाह तोड़ लीजिए, क्योंकि वह राजकुमारी मुझे पसंद आ चुकी है, इसलिए उससे विवाह तो मैं ही करूँगा। अरे राजकुमार जी, जो आप कहते हैं वही सही, इसमें क्या है। आपका विवाह जिससे भी हो, वह तो होने वाली बहू मेरी भी होगी, इसलिए मैं उससे विवाह तोड़ लूँगा। ऐसा कहते हुए राजकुमार ने अपनी बात मनाई। पिताजी, आप जाकर मेरी बात कर आइए। तब पिता ने सुना और कहने लगे, बेटा, तुम्हारी जो मनोकामना है मैं पूर्ण कर ही रहूँगा। तब सेठ के घर राजा जी जाते हैं और जाने के पश्चात राजकुमारी को देखकर विवाह के लिए कहते हैं। हाँ सेठ जी, वैसे तो मैं मना ही करता हूँ, लेकिन आपकी पुत्री बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, इसलिए गुरुजी की कृपा से कल का शुभ मुहूर्त है, आप विवाह करने के लिए आ जाइए, मैं आपकी पुत्री का विवाह करा दूंगा। प्रातःकाल हुई और राजमहल में वर और वधू दोनों आ गए। दोनों ने खुशी खुशी विवाह किया। विवाह के पश्चात भानुकुमार को राज तिलक कर दिया गया। राज तिलक हो कुमार प्रसन्नता के संग अपनी राजकुमारी के संग प्रसन्नता के संग राज्य में राज करने लगे।